बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि कोई भी मुदाखलत अंदर से हो सकती है, बाहर से भी। जब हम मॉनिटरिंग जज लगाते हैं तो ये भी मुदाखलत है। जब हम JIT बनाते हैं तो अदलिया की आज़ादी को कम करते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के जजेस खत केस में रिमार्क्स। उन्होंने कहा कि मेरे काम में मुदाखलत हो और मैं रोक ना सकूं तो मुझे घर चले जाना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स में कहा कि हमें मुदाखलत के आगे रुकावट खड़ी करना होगी। जस्टिस अतर मिनुल्लाह बोले कि जजेस के बच्चों और फैमिली का डेटा इदारों से चुराया गया, जिसकी जिम्मेदार रियासत है। जब कोई जज सच बोलता है तो उसके खिलाफ रेफरेंस दायर हो जाते हैं, उसे बदनाम करने की मुहिम चलाई जाती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि धरना केस में लिख कर दिया था, फैज हमीद इसके पीछे है। इस फैसले के बाद मेरे साथ क्या हुआ? हमें तो जुडिशल ऑर्डर के जरिए बेंच से निकाला जाता है। जबकि जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, मेरे ख्याल में जो दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता उसे सीट छोड़ देनी चाहिए। केस की मजीद समाअत 7 मई तक मुलतवी कर दी गई। I would say any kind of interference from any source, okay, we will not countenance this interference. Yes, we must never countenance such interference. But can a Chief Justice call a judge and say, decide a case in this manner? You should raise your finger to us as well. We devise mechanisms for interference, such as monitoring judges. That is undermining the independence of the judiciary, in my opinion. When we mandate the role of intelligence agencies by constituting JITs, which are not provided for any law other than ATC laws, we undermine the independence of the judiciary. So this, we have seen how these institutions have been manipulated. It's an open secret. Everyone uses this phrase, give us instances. Yes, call me, I'll give you instances of how judiciary has been manipulated. I'll give you instances from this court itself. If there was any interference in my work, and if I could not withstand the pressure, yes, I would go home. This is a golden opportunity that we have today to lay down a code that this firewall has to be built, that no more of this. So we can start off with the external pressures, we can come down to internal pressures, but we have to deal with it. When the children's and the wives, yes, and family members' data is stolen from the government departments, the immigration and NADRA, the presumption and entire onus is on the state. Those brave enough who speak the truth, there are judges we know जिनको सिर्फ कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा फलां जगह में पढ़ता है, and it's the state which is doing it. समाअत का मज़ीद अहवाल जान लेते हैं। सईद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। जी सईद। देखिए, बड़ी अहम ये समाअत थी जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई, और अदालत की जानिब से केस की आइंदा समाअत 7 मई तक मुलतवी की गई है। इसके अलावा अदालत ने तमाम फ्रीकैन से एक बार फिर तहरीरी मारूजात जमा करवाने का कहा है। अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि तमाम फ्रीकैन को इनफरादी तौर पर नहीं सुन सकते, अपनी तहरीरी मारूजात जमा करवा दें, उनको कंसिडर कर लिया जाएगा। इसके अलावा जो अदालत की जानिब से हुक्मनामा लिखवाया गया, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया कि वकला तंजीमें एक साथ जमा करवाएं, तो इससे अदालत को भी मुआवनत मिलेगी। इसके अलावा अदालत की जानिब से ये भी कहा गया कि अगर कोई खुफिया इदारे का नाम आया और वो जवाब जमा कराना चाहे तो वो अटार्नी जनरल के जरिए अपना जवाब जमा करवा सकते हैं। वफाकी हुकूमत को भी कहा गया है कि वो भी अपने जवाब तहरीरी तौर पर जमा करवाना चाहें तो आइंदा समाअत से पहले जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा केस की समाअत के दौरान जो अहम ऑब्जर्वेशन जो अदालत में दी गई, उसमें जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से जस्टिस बाबर सत्तार के साथ जो मामला हो रहा है, उनके खिलाफ जिस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर मुहिम चलाई गई, उसका हवाला देते हुए जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि जस्टिस बाबर सत्तार के साथ क्या हो रहा है, जबकि चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया कि जस्टिस बाबर सत्तार की तैनाती से मुतल्लिक जुडिशल कमीशन के मिनट्स मौजूद हैं। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने अटार्नी जनरल को जुडिशल कमीशन के मीटिंग मिनट्स और उनका जो नोट था वो भी पढ़ने की हिदायत की। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया कि मैंने कहा था कि जजों की तैनाती में खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट को नहीं देखा जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मैंने कहा था कि इंटेलिजेंस एजेंसियां जुडिशल कमीशन का हिस्सा नहीं है। अदलिया की आज़ादी की बात करने वाले ये शायद ये नहीं जानते, इसके बाद ये सिलसिला बंद हो गया। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि हमें जज बनाते वक्त वकील से मुतल्लिक मालूमात लेने और ज़राए के मुख्तलिफ जो ज़राए हैं मालूमात के, वो दस्तियाब हैं। वो एक वकील खुली किताब की तरह होता है। हम जब JIT बनाते हैं, एजेंसी के लोगों पर मुश्तमिल होती है, तो ये भी उनके काम को बढ़ा रहे होते हैं।
کیس کی سماعت کے دوران جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے اٹارنی جنرل سے 2 سوالات جو ہے وہ پوچھے گئے، اور جسٹس اطہر من اللہ نے اٹارنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے پریس کانفرنس میں کہا کہ 6 ججز نے مس کنڈکٹ کیا، جس پر اٹارنی جنرل کی جانب سے اس کی نفی کرتے ہوئے کہا گیا کہ نہیں سر، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ آپ نے اس پریس کانفرنس میں بیٹھے ہوئے تھے جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں بولا، میں اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ ایک جج کے خلاف پرسنل ڈیٹا لیک کر کے ان کے خلاف مہم چلائی گئی۔ آپ نے ایک JIT بنائی تھی عدلیہ کے لیے جس نے 31 نوٹس بھیجے تھے، کیا اس JIT نے جسٹس بابر ستار کے معاملے کو بھی دیکھا ہے؟ اس کے علاوہ کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے بڑی اہم آبزرویشنز جو ہیں وہ دی گئیں، اور جو چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ صرف اندرونی طور پر جو مداخلت ہے اس کی جو ہے اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ کیا چیف اندرونی جسٹس مداخلت پر بات ہو سکتی ہے۔ سعید بلوچ، بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی تجاویز پبلک کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ تجویز دی گئی کہ ججز کی تقسیم کے تاثر کو زائل کرنے اور اعلیٰ عدلیہ اور ضلع عدلیہ کے ججز کوڈ آف کنڈکٹ میں ترمیم کی ضرورت ہے۔ ججز کے ساتھ ایجنسیز کے ممبران کی ملاقاتوں پر مکمل پابندی عائد کی جائے۔ ججز کی شکایات کے لیے سپریم اور ہائی کورٹس میں مستقل سیل قائم کیا جائے اور فوری قانون کے مطابق فیصلے کیے جائیں۔ وہ ایجنسیز یا انفرادی افراد جو ججز یا ان کے اہل خانہ کی فون ٹیپنگ یا ویڈیو ریکارڈنگ میں ملوث ہیں، ان کی نشاندہی کر کے قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ اسٹیٹ ایجنسیز اگر ضلعی یا اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے امور میں مداخلت کریں یا بلیک میل کریں تو جج کو توہین عدالت کی کارروائی کرنی چاہیے۔ اگر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز خود توہین عدالت کی کارروائی نہیں چلاتے تو ہائی کورٹ کو رپورٹ کی جائے۔ ہائی کورٹ کا کوئی جج رپورٹ کرے تو چیف جسٹس پاکستان کے نوٹس میں لایا جائے۔ ایک جج شکایت کے ساتھ اپنا بیان حلفی بھی دے۔ بیان حلفی دینے والے جج پر جرح نہیں ہو سکتی۔ اگر ججز کی جانب سے شکایت کی جائے تو اسے نشانہ نہ بنایا جائے۔ اٹارنی جنرل کی جانب سے ضلع عدلیہ کی تجاویز بھی پڑھ کر سنائی گئیں۔ تجویز میں کہا گیا کہ ججز کے فون ٹیپنگ میں ملوث اداروں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ جہاں مداخلت ہو وہاں جج CCTV ریکارڈنگ منگوا لیں۔ ضلعی ججز خود کارروائی نہیں چلاتے تو ہائی کورٹ کو رپورٹ کی جائے۔ کچھ بات کریں گے معیشت کی۔ IMF کی جانب سے پاکستان کے لیے 1 ارب 10 کروڑ ڈالر کی قسط جاری کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ IMF نے اعلامیے میں کہا کہ پاکستان نے دوسرا جائزہ کامیابی سے مکمل کر لیا ہے۔ پاکستان نے قرض پروگرام کے اہداف کے حصول میں سنجیدہ کوششیں کی ہیں۔ ادھر وزیر اعظم شہباز شریف کا IMF کی آخری قسط جاری ہونے پر اظہار اطمینان سامنے آیا ہے۔ کہتے ہیں کہ IMF کی 1.1 ارب ڈالر کی آخری قسط ملنے سے پاکستان میں مزید معاشی استحکام آئے گا۔ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے 16 ماہ کی حکومت کے دوران IMF سے یہ معاہدہ اہم ثابت ہوا تھا، جبکہ پاکستان کے معاشی تحفظ کے لیے تلخ اور مشکل فیصلے کیے ہیں، لیکن ان کے ثمرات معاشی استحکام کی صورت میں سامنے آ رہے ہیں۔ قرض لینا کامیابی نہیں، کامیابی اس دن ہوگی جس دن قرض سے نجات پالیں گے۔ اسی جذبے کے ساتھ درست سمت میں تسلسل سے محنت جاری رہے تو قرض سے نجات اور معاشی خوشحالی کا دور بھی جلد آئے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے مکہ ملاقات میں کیے گئے فیصلوں پر پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ اعلامیے کے مطابق دونوں رہنماؤں کی جانب سے مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید بڑھانے پر اتفاق کیا گیا، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی وزیر خارجہ کی قیادت میں وفد پاکستان بھیجنے پر سعودی ولی عہد کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے سرمایہ کاری سے متعلق مزید وفود پاکستان بھیجنے سے متعلق سعودی ولی عہد کا شکریہ ادا کیا۔ شہباز شریف اور سعودی ولی عہد کی ملاقات میں غزہ کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ وزیر اعظم کی جانب سے سعودی ولی عہد کو دورے پاکستان کی دعوت کا اعادہ بھی کیا گیا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی LNG ریفرنس میں بری ہو گئے ہیں۔ نیب کی جانب سے شاہد خاقان عباسی سمیت تمام ملزمان کے خلاف ریفرنس کے بعد آپ کو اپڈیٹ کریں، نون لیگ کے رہنما رانا ثناءاللہ کو وفاق میں اہم عہدہ دیے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق رانا ثناءاللہ کو اہم شخصیت کی جگہ وفاقی کابینہ میں لایا جائے گا۔
वफाकी काबीना में शामिल शख्सियत आइंदा माह ओहदा छोड़ सकती है, जबकि कायद नून लीग नवाज शरीफ भी राना सनाउल्लाह को वफाकी काबीना में देखने के ख्वाहिशमंद हैं। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं, वकास गौरी से जान लेते हैं। जी वकास। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह को दोबारा जो है हुकूमत में ओहदा दिए जाने का इम्कान है। इस हवाले से राना सनाउल्लाह को पंजाब हुकूमत और वफाक में ओहदों की पेशकश की गई थी। ताहम ज़राए का ये कहना है कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो राना सनाउल्लाह को वफाकी काबीना में देखने के ख्वाहिशमंद हैं, जिसके बाद अब कोशिश की जा रही है कि वफाक में शामिल एक अहम शख्सियत को ओहदा छोड़ने पर रजामंद किया जाए। इस हवाले से उस अहम शख्सियत को जो दरख्वास्त भी की गई है कि वो अपना एक ओहदा जो है वफाक में वो छोड़ दें, जिसके बाद उम्मीद है कि राना सनाउल्लाह वफाकी हुकूमत का हिस्सा बन सकते हैं। अगर ये कोशिश कामयाब हो जाए तो राना सनाउल्लाह इससे पहले भी वज़ारत दाखिला जो है वफाक में वो चला चुके हैं। ठीक है वकास गौरी, बहुत शुक्रिया आपका। और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी लाहौर के बाद सक्खर पहुंच गए हैं। पासपोर्ट ऑफिस और नादरा सेंटर पर अचानक छापे। वफाकी वज़ीर दाखिला का पासपोर्ट ऑफिस की 12 साल से ज़ेर तामीर इमारत मुकम्मल न करने पर इजहार बरहमी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भर में नादरा सेंटर्स पर शहरियों को 30 मिनट से ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। मोहसिन नकवी का पासपोर्ट ऑफिस की इमारत को 6 माह में मुकम्मल करने का हुक्म भी सामने आया है, जबकि वफाकी वज़ीर दाखिला की जानिब से पासपोर्ट ऑफिस में मौजूद शहरियों से मुलाकात की गई और मसाइल भी पूछे गए। मोहसिन नकवी ने ख़वातीन की जानिब से ताख़ीर और इंतज़ार की शिकायत पर नोटिस लिया। अमले को अजाले का हुक्म भी दे दिया गया है। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के इजलास में अहम फैसले हुए हैं। गंदम के छोटे काश्तकार को डायरेक्ट कैश सब्सिडी देने की तजवीज़ का जायज़ा लिया जाएगा। पंजाब काबीना ने मोहम्मद नवाज शरीफ किसान कार्ड के इजरा की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला पंजाब का सूबे भर में शादियों पर वंदिश की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात की फराहमी बहाल करने की मंजूरी दी गई, जबकि महकमा सेहत में एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स की कॉन्ट्रैक्ट बुनियादों पर भर्ती की मंजूरी भी दे दी गई है। काबीना ने पंजाब में दफ़ा 144 के निफाज के इख्तियारात डिप्टी कमिश्नर्स को तफवीज़ करने की मंजूरी थी। मरी के नवाही गांव परीना में लैंड स्लाइडिंग से मुतासरा हर घर को 10 लाख रुपए मिलेंगे। मरियम नवाज शरीफ कहती हैं, काश्तकार के लिए पंजाब के सारे वसाइल हाजिर हैं। आड़ती और मिडलमैन को किसान के इस्तेहसाल की इजाज़त नहीं दे सकते। मेरी नीयत है कि अल्लाह की मखलूक के लिए रोटी सस्ती हो। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन कहते हैं, गंदम का खरीदारी का बहरान गैर ज़रूरी इम्पोर्ट की वजह से पैदा हुआ है। गंदम दरामद का जायज़ा लेने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी है। हम गंदम इम्पोर्ट की मजम्मत करते हैं, ये नहीं होनी चाहिए थी। मीडिया से गुफ्तगू में बिलाल यासीन ने कहा कि ऑपोजिशन लीडर से मुलाकात हुई है। इस इशू पर ऑपोजिशन लीडर की भी तजावीज़ ली हैं, जबकि छोटे किसान को किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ेंगे। ये जो इशू इतना बड़ा खड़ा हुआ है, इसकी वजह सबको पता है कि जो वीट फ्लडिंग की गई, जो वीट इंपोर्ट की गई, उसकी इजाज़त किस तरह हुई, वो कब उसकी इजाज़त दी गई। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी है और उसकी जो रिपोर्ट आएगी मैं पब्लिक करूंगा। मैं या मेरे जो कोलीग हैं वो पब्लिक करेंगे। एक चीज़ तो ये और पंजाब में गंदम की सरकारी खरीदारी न होने पर किसान परेशान हैं। जनूबी पंजाब में किसान से गंदम खरीदने के लिए जाली हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जाली वज़ीर आला के दावे भी जाली साबित हो गए हैं। पंजाब में किसान रुल गए हैं। अपडेट कर रहे हैं कि पंजाब में गंदम की सरकारी खरीदारी न होने पर किसान परेशान हैं। जनूबी पंजाब में किसान से गंदम खरीदने के लिए जाली हुकूमत के पास कोई प्लान मौजूद नहीं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का बयान। उन्होंने कहा कि जाली वज़ीर आला के दावे भी जाली साबित हो गए हैं। मुतसिब पंजाब मेजर रिटायर्ड आजम सलमान खान की कोशिशों से 42 सालीन को ज़ेर-इल्तवा तनख्वाहों के 93 लाख रुपए से ज़ायद के वाजिबात अदा कर दिए गए। तर्जुमान के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पताल जेहलम के 42 सैनिटरी वर्कर्स ने गुज़श्ता 5 माह की तनख्वाहें न मिलने की दरख्वास्त दी थी।
मुहतसिब पंजाब की जानिब से डायरेक्टर प्रोजेक्ट यूनिट महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर लाहौर मेडिकल सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट हस्पताल को हिदायत की कि इस इंसानी मसले को हंगामी बुनियादों पर हल करके दफ्तर मुहतसिब को रिपोर्ट पेश की जाए।